वो एक डिस्कस करना है कि रेडक्लिफ अवार्ड क्या था, ठीक है। दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स। व्हाट वाज द पास पेपर में कई एक मर्तबा ये सवाल आया हुआ भी है कि व्हाट वाज द रेडक्लिफ अवार्ड, ठीक है। इसको चैप्टर नंबर 11 में हम दोबारा से रिविजिट भी करेंगे, ठीक है। फिल वक्त तक हमें क्या करना है, ये समझना है कि व्हाट वाज द रेडक्लिफ अवार्ड। ये रेडक्लिफ अवार्ड था क्या, सही है। देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया 3 जून प्लान पढ़ाते हुए कि ये बोला गया था, एक प्रपोजल था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि बाउंड्री डिवीजन के कौन से हिस्से कौन से मुल्क को मिलने चाहिए। भाई जाहिर है 2 हिस्से बन रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान, कौन सा हिस्सा कौन से मुल्क को मिलना चाहिए, उसके लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी। बेटा क्या बनाया गया था, बाउंड्री कमीशन, ठीक है। सो अ बाउंड्री कमीशन वाज मेड, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बाउंड्री कमीशन बनाई थी। बाउंड्री कमीशन वाज मेड, किसने बनाई थी, बाय माउंट बैटन। किसने बनाई थी भाई, इट वाज मेड बाय लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक हो गई बात। अच्छा अब इसके अंदर बोला क्या गया था और इसकी लीडरशिप कौन कर रहा था, बेटा ये देखो नाम लिखा हुआ है ना, रेडक्लिफ। सो दिस बाउंड्री कमीशन वाज led by, it was basically under Sir Cyril Radcliffe, ठीक है। सर साइरल रेडक्लिफ के अंडर में ये बाउंड्री कमीशन बनाया गया था। समझ आ गई बात। अच्छा अब यहाँ पर जरा एक मजे की बात है वो सुनिएगा। क्या ये बंदा जो एक इंग्लैंड का लॉयर है, क्या ये आगे इतने बड़े फैसले कर लेता अकेला, नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या, सर साइरल रेडक्लिफ को ना 4 बंदे दिए गए। क्या किया गया, सर साइरल रेडक्लिफ को 4 असिस्टेंट्स दिए गए, 4 असिस्टेंट्स, ठीक है। बेटा इनमें से 2 असिस्टेंट मुस्लिम लीग की तरफ से थे और 2 असिस्टेंट कहां से थे, 2 असिस्टेंट कांग्रेस की तरफ से थे। डज दैट मेक सेंस, 2 असिस्टेंट मुस्लिम लीग की तरफ से थे और 2 असिस्टेंट कांग्रेस की तरफ से थे। अब मिल बांट कर इन लोगों का काम ये था, ये डिसाइड करना कि कौन से इलाके पाकिस्तान में जाने चाहिए और कौन से इलाके जो है ना वो कांग्रेस सॉरी मतलब इंडिया के साथ जाने चाहिए, ठीक है। ओके अब सीन पता है क्या होता है, अब सीन ये होता है कि ये अवार्ड जो है वो अनाउंस किया जाता है ऑन 1947, ठीक है, 16 अगस्त 1947 के अंदर ये अवार्ड अनाउंस किया जाता है। और जब ये अवार्ड के आपको मैं रिजल्ट सुनाऊंगा या इसके अंदर क्या क्या बोला गया था, आप लोग हैरान हो जाएंगे क्योंकि इट वाज टोटली अगेंस्ट मुस्लिम्स, ठीक है। इट वाज टोटली अगेंस्ट मुस्लिम। जाहिर सी बात है कश्मीर पे तो आज दिन तक हम रो ही रहे हैं, लेकिन इस अवार्ड के अंदर और भी ऐसी बातें थी विच वर टोटली अगेंस्ट मुस्लिम। सिर्फ कश्मीर नहीं था भाई, पाकिस्तानियों सिर्फ कश्मीर पे रोना छोड़ दो, और भी बहुत सारे इलाके थे जो इंडिया आपके खा गया, ठीक है। कौन कौन से थे, अब जरा बात सुनिएगा। कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता जो था ना बेटा, कलकत्ता के जो सराउंडिंग एरियाज थे, ठीक है, कलकत्ता में कलकत्ता के जो सराउंडिंग एरियाज थे वो मुस्लिम मेजोरिटी में थे। तो टेक्निकली अब आप लोग मुझे बताओ कि एक ऐसा इलाका जिसके सारे सराउंडिंग एरियाज मुस्लिम मेजोरिटी में हैं, वो किसको दिया जाना चाहिए, किसको दिया जाना चाहिए, वो दिया जाना चाहिए पाकिस्तान को, बट इट वॉज गिवन टू इंडिया। आज कलकत्ता इंडिया के अंदर है, इट वॉज गिवन टू इंडिया। समझ में आई बात। इसी तरीके से आगे चलें। ये तो चलो सराउंडिंग वाली बात हो गई ना कि सर आप कह रहे हो सराउंडिंग के सारे इलाके मुसलमान थे, इस वजह से जो है ना वो बड़ा ना इंसाफी हुई, आप रो रहे हैं सर। अब जरा सीन सुनिएगा भाई, इसके तो सराउंडिंग में थे ना। अब अगला जो नाम देने जा रहा हूं गुरदासपुर, ठीक है। गुरदासपुर का जो इलाका था, ठीक है, वो मुस्लिम मेजोरिटी का था। इट वाज मुस्लिम मेजोरिटी, बट इट वाज गिवन टू अगेन गिवन टू इंडिया। तो कितनी अनफेयर डिवीजन हुई है,
डज दैट मेक सेंस? गुरदासपुर वाज गिवन टू इंडिया। अच्छा आगे आ जाए, इसी तरीके से एक और जगह थी फिरोजपुर, ठीक है, मधुपुर, ये सारी इंडिया की जो बेटा जगहें हैं, ये सब, ये अभी आज डेफिनेटली आज तो इंडिया में ये सब इलाके सर साइमन रैटक्लिफ ने दे दिए किसको? इंडिया को, ठीक है। अच्छा अब ये फिरोजपुर की क्या खासियत है? व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट फिरोजपुर या इन इलाकों के? भाई यहाँ पर हमारे सारे कैनाल्स के हेडवर्क्स थे। डज दैट मेक सेंस? तो अब इंडिया क्या करेगा? अब इंडिया हमारा पानी रोकना शुरू, तो पाकिस्तान आजाद हुआ नहीं कि प्रॉब्लम्स हमारी पहले से शुरू हो गई। समझ में आई बात? तो ये सारा सीन था। अच्छा अब इसके अंदर एक मजे की बात ये है कि कहा जाता है कि ये जो अनफेयर डिवीजन हुआ, ये जो अनफेयर डिवीजन हुआ, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन का बड़ा किरदार था। लॉर्ड माउंटबेटन ने सर साइरल रैटक्लिफ को प्रेशराइज भी किया था कि आप जो है ना वो ये इलाके जो है ना वो उसको दे दें, इंडिया को दे दें। एनी हाउ हमें ये 4 मार्क में आता है जिसके अंदर हम ये बातें बताएंगे कि ये रैटक्लिफ अवार्ड था क्या। ओके अच्छा बिफोर वी मूव ऑन, एक चीज जो मैं आपको यहाँ पर याद करवा दूं, प्लीज अपने पास इसको नोट कर लिख लें। वो क्या चीज है? वो ये है बेटा कि रेडक्लिफ अवार्ड लेड टू अनफेयर डिवीजन। अनफेयर डिवीजन हुआ ना, these are all examples of unfair territorial divisions। ये अनफेयर टेरिटोरियल डिविजन्स हैं बेटा, हाँ के ना? तो बेटा ये जो सारी अनफेयर टेरिटोरियल डिविजन्स थी, दिस बिकेम एक्चुअली वन ऑफ द अर्ली प्रॉब्लम्स which Pakistan had to face, जिसको चैप्टर नंबर 11 में हम देखते हैं, ठीक है। अर्ली प्रॉब्लम्स, आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? कोई मसला है यहाँ तक? ये कहलाता है रेडक्लिफ अवार्ड, ठीक है। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 9 जो है ना वो इख्तिताम पर पहुंचता है, और सेक्शन 2 के अंदर जो आखिरी हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशंस। प्लीज माइक्रोफोन्स बंद कर दें, ये बड़ा डिस्टरबेंस होता है। अगला जो लास्ट टॉपिक है सेक्शन का, उसके अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस स्टडी करने की कोशिश करते हैं 3 पर्सनालिटीज की। कौन कौन? जिना, अल्लामा इकबाल और रहमत अली, के उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, ठीक है। ओके वी विल स्टॉप हियर। कल का हम एजेंडा ये रखेंगे कि हम चैप्टर नंबर 10 स्टडी करें, ठीक है, एंड वी विल कंप्लीट चैप्टर नंबर 10, उसके साथ हमारा सेक्शन 2 मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और सेक्शन 2 के बाद वी विल बी हैविंग क्लासेस फॉर ज्योग्राफी, ठीक है, बिकॉज टेक्निकली 70% आपका हिस्ट्री हो जाता है सेक्शन 2 के इख्तिताम पर, तो देन आवर फोकस विल बी ज्योग्राफी, ठीक है। विल सी यू गाइस टुमारो एट 8 इंशाल्लाह।